नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा शास्त्री लाल शर्मा आचार्य। मित्रों, वैसे तो मैं वीडियो बनाता हूँ यथार्थ गीता पे, आध्यात्मिक वीडियो, लेकिन जब आप मेरा डिस्क्रिप्शन वो पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं कहा हूँ कि मैं राजनीतिक वीडियो, आध्यात्मिक वीडियो, सामाजिक वीडियो, संवैधानिक वीडियो, हर तरह का मैं वीडियो बनाऊंगा जब जब आवश्यकता पड़े। इसलिए मित्रों, आज जो है 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को जो है और 1946 जो है प्रथम जो है ये संविधान सभा की जो बैठक प्रारंभ होने चाहिए, मतलब संविधान की बातें चर्चा होने लगी कि संविधान होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो रहा है, तो हमें एक कानून चाहिए, एक विधि चाहिए जो इतने बड़े देश का संचालन कर सके। तो इसमें बहुत से विमर्श हुए। इसमें कुल 389 सदस्य चुने गए, जिसमें से संविधान सभा के लिए 296 सदस्यों को निर्वाचित किया गया। इतना बड़ा देश है, इस देश को चलाना है तो चाहिए ना भैया, कैसे देश चलेगा? क्योंकि हमारा देश तो उसके पहले जो है, जब ब्रिटिश सरकार नहीं थे यहाँ पे, तक बता रहा हूँ, जब ब्रिटिश के आने के बाद मतलब जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई, और फिर 1764 में जो प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने नए नए कानून जो है लाने प्रारंभ कर दिए। 1757 प्लासी का युद्ध और प्लस 1764 का जो बक्सर का युद्ध, क्योंकि इसी के बाद वो पूरा बंगाल पे नियंत्रण कर लिए और उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप न हो, कोई इंडियन जो है या भारत के लोग कोई समस्या न खड़ा करें, उन्होंने अपने राज्यों में जहाँ जीते थे वहाँ कानून एक्ट लाना चालू कर दिए। समझा ना? तो यहाँ लिखा है 1857 की प्लासी और 1757 और 1764 में शासन, ब्रिटिश सरकार इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसने के लिए जो है, इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, मैंने पहले बोला, तो बनाए रखने के लिए उन्होंने समय समय पर कई एक्ट पास किए, जिससे 1773 में उनका रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक महत्व है भारत में। इसमें क्या कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित रूप से नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम, अर्थात कंपनी के शासन संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। मित्रों से बहुत से उन्होंने जो एक आया था कानून 1835 में भी आया था, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हालांकि हम ये सब कानून बताने के लिए नहीं बैठे, हम ये बताना चाहते हैं कि संविधान की संरचना कैसे तैयार हुआ, धारणा कैसे बनी, चित्र कैसे बना, किसने इसको रखना प्रारंभ किया, तो ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने। और इसमें विशेषताएं क्या थी रेगुलेटिंग में, कि इस अधिनियम का द्वारा बंगाल का गवर्नर जगह के पद का नाम दिया गया। मतलब बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल भी हो गया वो। तथा मुंबई और मद्रास और
गवर्नर की इसके अधीन, मतलब राज्य इसके अधीन, गवर्नर के अधीन रहते थे। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो मित्रों मैं बता दें, यहीं से जो है कानून जो है बनने लगे उस समय, और बनते बनते जो है तो जब कानून बनने लगे तो धीरे धीरे वो सिस्टम का एक प्रारूप बनने लगा। जब भी कोई कुछ समस्या होती थी ब्रिटिशों को, तो पहले क्या करते थे, तुरंत एक लाते थे। जैसे साइमन कमीशन आया था 1928 ईस्वी में, बड़ा उस पर जो है विरोध किया गया और लाला लाजपत राय को लाठी डंडों से मार के जो है उनको जो है घायल, बाद में उनकी मृत्यु रहती है। ऐसे बहुत से कानून जो अपनी सुविधा के लिए लाते थे। मित्रों, ये कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, वो ब्रिटिश सरकार ने ही किए थे अपनी सुविधा के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार, जो कांग्रेस पार्टी है, वो इंडियन के हाथों में आने लगी। उस पर एक इवरिन नाम के हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपनी ही धरा पे लड़खड़ाती नजर आ रही है। और गांधी कहते थे कि मैं कांग्रेस से भी बड़ी आंदोलन कर दूंगा मैं। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एहुम और एनी बेसेंट। मित्रों, हम बात बढ़ाएंगे नहीं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बस मेन 3-4 टॉपिक की बात करेंगे बस, कि कैसे संविधान प्रारूप तैयार हुआ, कैसे उसमें मौलिक अधिकार आए, कैसे उसमें मौलिक कर्तव्य आए, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आए। 11 कर्तव्य हैं और 6 जो है मौलिक अधिकार हैं हम लोग। अब पहले हम बताते हैं कि संविधान सभा कैसे बना। तो मित्रों, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया और कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफार्ड क्रिप्स में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य और क्रिप्स लॉर्ड पेथिंग, लॉरेंस एंड एबी एलेक्जेंडर थे। नोट: भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के दिमाग में आया। मित्रों, मैं बता दे रहा हूँ, स्वराज पार्टी जो है ना, मोतीलाल नेहरू और एक कौन थे, राज बिहारी बोस थे, क्या बिहारी बोस, उन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मैं बता रहा हूँ, और स्वराज पार्टी की ही उपज है ये संविधान। जैसे लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, मैं मानता हूँ बनाया है, लेकिन इसमें बहुत लोगों का योगदान है। बता रहा हूँ, मैं भी भीमराव अंबेडकर को बहुत सम्मान करता हूँ। आगे मैं इनकी चर्चा भी करूँगा, फिलहाल मैं ये बता दूँ तो 1924 में प्रस्तुत किया गया था। किसने? तो स्वराज पार्टी ने। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और शायद राज बिहारी बोस थे, उन्होंने जो है सबसे पहले स्वराज पार्टी की स्थापना की। बता दे रहा हूँ। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, एक कम 90 में 389 निश्चित गई। और संविधान सभा के सदस्यों के, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के
प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कमिश्नर क्षेत्रों थे, जिनमें 292 ब्रिटिश और प्रतिनिधि में 4 ये क्षेत्रों के प्रतिनिधि में 93 विदेशी रियासतों के अवध। मित्रों, जब इस संविधान सभा का जो जब सदस्यों की कुल संख्या जो है 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, मतलब आप कह सकते हैं कि भारत में जितने राज्य थे, प्रांत का मतलब प्रांत थे, और प्रांतों में 292 ब्रिटिश प्रांत से थे वो। मतलब ब्रिटिशों का वहाँ अधिकार था, पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से अधिकार था, उनके हाथ में था वो 292 प्रांत। वैसे तो मित्रों उस समय 576 रियासतें यहाँ पे थी, 576 भारत में उसमें रियासतें थी जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से जा रहे थे, तब क्यों बता रहा हूँ। लेकिन चुना गया कितने लोगों को, तो 389 लोग प्रांतों से, इसमें 292 केवल ब्रिटिश सरकार के प्रांतों से और मात्र 93 देशी रियासतों से थे। अब इसका चुनाव होता है। निश्चित योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का चुनाव जो है कुल 289 सदस्यों में प्रांतों की मिलाए और 296 सदस्यों में से चुनाव हुए, जिसमें कि 208 जो थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, 208 कांग्रेस पार्टी के, और 73 मुस्लिम, और 4 जो सिख थे, वो सिख प्रांतों से थे जो चुने गए थे। 296। अच्छा, 73 स्थान नहीं, सॉरी सर, 208 कांग्रेस के, 73 जो है मुस्लिम के, और 15 अन्य दलों के थे जिसमें चुने गए संविधान सभा के लिए सदस्य। निर्वाचित किया, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, नई दिल्ली में स्थित काउंसिल बार चैम्बर में पुरस्कार भवन में हुई थी। और जो इसके सबसे बुजुर्ग थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी उनको अध्यक्ष बनाया गया। और उनके बाद जो है उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के थे, उधर कहीं सीमांचल के बिहार के, और वही बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं वो। और उन्हीं के गांव का एक था मिस्टर नटवरलाल, जो ठगी के मामले में कई बार तो उसने ताजमहल को भी भेज दिया था। राजीव गांधी का साइन करवा के पता नहीं कितने कंपनियों से गाड़ियाँ और वो घड़ियाँ निकलवा ली हो, उन्हीं के मिस्टर नटवरलाल। लेकिन वो पैसा गरीबों बांटता था। मिस्टर नटवरलाल उनका नाम था, नाम तो उनका कुछ और है। लेकिन जब ये संविधान सभा जब बना, जब उसमें 296 लोगों को चुना गया, 73 मुस्लिम, 15 अन्य दलों के और 208 कांग्रेस के, तो सब चीज़ें अस्थायी सदस्य वो बन गए, मतलब अध्यक्ष बन गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। वो इनके जो 73 थे उनके निर्वाचित सदस्य, उन्होंने इसका विरोध किया, नहीं। नोट हैदराबाद में एक देशी रियासत थी, आप जानते हैं हैदराबाद में जूनागढ़ था, जो वहाँ का शासक था वो भी बाहर था, इससे सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। और प्रांतों को देशी राष्ट्रों में उनकी संख्या के अनुसार हर संविधान सभा प्रतिनिधि दिया गया, और साधारणतः 10 लाख की आबादी वाला एक स्थान का आवंटन किया गया था। मैं थोड़ा सा इसका नाम लेना चाहता हूँ जो इसके सदस्य रहे हैं, जो प्रारूप समिति कौन मैं बता रहा हूँ।
संचालन समिति जो है उसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामहिम स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे, जो पूरा प्रारूप तैयार किया गया उसका, उसे मसौदा भी कहा जाता है, समझ है ना। प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, सदस्य अध्यक्ष थे। और उसे अभी मैं जो बोला हूँ क्योंकि भूल गया, मसौदा समिति के, उसे मसौदा भी कहा था। और संघ शक्ति का भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 2 पद थे इनके पास। और मित्रों कुछ महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था, मैं बता दूं। इसमें कुछ उप समितियाँ और अधिकार बनाए गए थे, तो उसके जो थे महिला जो थी मौलिक अधिकार उप समिति की जो थी उनका JB कृपलानी नाम था। और अल्पसंख्यक उप समिति के SU मुखर्जी, मुझे दिखाई है मित्रों, बहुत छोटा अच्छा है। अब मित्रों आपको मैं बता दिया कि संविधान में कैसे सिस्टम बना, कहाँ से कानून बने, और फिर कानून बने और कैसे कैसे ब्रिटिश सरकार ने अपने लिए कानून बना, अपने सुरक्षा के कानून बनाते रहे वो। लेकिन बाद में तो गले का फांस बन गया, उनकी कांग्रेस भी उनकी पार्टी है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है अपने लिए, लेकिन वो भी फांस बन गया। तब नए नए वक्तव्य जो है देने लगे, जो ब्रिटिश गवर्नर थे, चेम्सफोर्ड थे, इवरिन थे, कांग्रेस के विरोध में, समझ मित्रों। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मित्रों मैं मूल बात कहता हूँ कि हमारे संविधान में जो है प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना क्या है कि हम भारत के सभी लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विकास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा, अवसर प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली सिंह बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प रूप से अपनी इस संविधान सभा के तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत को 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंग्रेज अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं। प्रस्तावना के मुख्य माध्यम मैं ये सब सुनिए बताएं। ये मित्रों मैं बता दूं, ये जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लोग कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, क्या किए देश के लिए, संविधान के लिए प्रस्तावना उन्होंने तैयार किया था, बता दे रहा हूँ। अब हम बताते हैं आपको भैया कि इसके जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या क्या है। संविधान सभा के जो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो समता या समान। मित्रों मैं भी LLB कर रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं भी LLB करता हूँ। LLB मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कानून को समझने के लिए, मुझे सब जानकारी कानून का है, लेकिन मैं डिग्री लेना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मित्रों मेरी उम्र 44 है, मैं फिर पढ़ने से भागता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि संसार में ज्ञान से पवित्र कोई चीज़ नहीं है। और भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है ना जिसे पीकर कोई दहाड़ मार सकता है। तो मैं कहता हूँ मित्रों, मैं दहाड़ता हूँ। जो भी, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बोलेगा, जो सुनेगा वही वक्ता होगा, जो अच्छा श्रोता वही होगा, जो अच्छा वक्ता वही होगा, जो एक अच्छा श्रोता होगा। मित्रों ज्ञान से पवित्र कोई चीज़ नहीं है। ज्ञान हमेशा अर्जन करना चाहिए, हर वक्त अर्जन करना चाहिए, हर किसी सीखना चाहिए। जीवन का नाम अधिगम है मित्रों, और हमेशा सीखना चाहिए, हर वक्त नित्य प्रतिदिन सीखना चाहिए। चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे संवैधानिक क्षेत्र हो, चाहे समाज क्षेत्र हो, चाहे कोई भी हो,
आप जीवन में हमेशा सीखिए और कभी मत कहिए कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ। केवल पूर्ण तो केवल परमात्मा हो सकता है, मनुष्य कभी नहीं पूर्ण हो सकता है मित्रों। लॉर्ड इज ए मैन, इज ए नॉट, क्या बोलते हैं बिट्टू, परफेक्ट, गॉड इज परफेक्ट। केवल गॉड ईश्वर ही परफेक्ट है, मनुष्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, मैं तो अभी भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताऊंगा 22 ऊपर। तो समता और समानता का अधिकार 18 से लेके 14 से लेकर 18 अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता अधिकार है मित्रों 19 से 22 में है। और शोषण के विरुद्ध, आपके साथ कोई शोषण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका एकदम डरिए मत, किसी से डरना नहीं है। मैं कहता हूँ कि कानून पढ़ना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जानकारी हो ना तो कोई आपके सामने भड़क नहीं सकता है। कोई अपने आप को हो, ज्ञान अर्जन करिए मित्रों, ज्ञान ही सर्वोत्तम है। और मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, आप जानते हैं। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो है अनुच्छेद 19 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 19 से 32 है। अब मैं बता दूँ इसमें क्या क्या होता है। 19 में क्या, बोलने की स्वतंत्रता आपको है, आप कहीं भी आप बोल सकते हैं, बिना हथियार लिए, बिना कुछ के अपनी बात आप जनता के सामने, सरकार के सामने, मीडिया के सामने आप कहीं अपनी बात कर सकते हैं निसंकोच। ए में है ये, अब बी में क्या है, तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों को, मतलब वही मैं बोल दिया हूँ। और अनुच्छेद 19 में संघ बनाने की स्वतंत्रता, और आप संघ बना सकते हैं, देश किसी भी क्षेत्र में आवागमन, आप कहीं भी देश में आ जा सकते हैं और बसने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अपवाद जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया, अब जम्मू कश्मीर भी अपना ही होगा, समझ गए आप। यहाँ तो लिखा है, मैं बोल रहा हूँ कि 300 कितना धारा है बिट्टू, 374 है, 374 धारा हो गया है। अब वो भी अपने अंदर हो गया है, वो भी भारत का राज्य हो गया है, संपूर्ण रूप से हो गया है। अब मोदी जी ने कर दिया है, तो मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ मित्रों। मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं कि इन्होंने ऐसा काम कर दिया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब आप वहाँ पर जाके आप कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, अपना मकान बना सकते, ऐसा सिस्टम पहले नहीं था। अपवाद है तो अपवाद खत्म हो गया, अब मोदी ने इसको साकार कर दिया है। तो मोदी जी भी एक श्रेष्ठ महान व्यक्ति हैं, देश के प्रति अच्छा सोचते हैं वो। मित्रों मैं मोदी की प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं उनका विरोध भी करता हूँ, बता दे रहा हूँ, उनका विरोधी भी हूँ। अब विरोधी नहीं हूँ मैं आलोचना करता हूँ, और आलोचना करनी चाहिए, चाहे मोदी जी हों चाहे राहुल गांधी हों, कोई भी हो। समालोचना करना तो आलोचना भी करना है मित्रों। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि निंदक ऋणी राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुहाए। अगर मेरा वीडियो मोदी जी देखेंगे तो कहेंगे तो शर्मा जी मेरा विरोध कर रहे हैं, तो मैं विरोध नहीं, मैं आलोचना कर रहा हूँ, मैं समालोचना कर रहा हूँ कि उनकी अच्छाइयाँ हैं, मोदी ने अच्छे काम किए हैं। 374 धारा हटा के अच्छा लगता है मुझे, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आवश्यकता पड़ेगी तो मोदी जी का मैं आलोचना भी करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मैं जनता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। और निंदक नहीं रखी, हमेशा निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए, तभी तो बताएगा कि मेरे अंदर कमियाँ क्या है, तो मैं उस कमियों को सुधारूंगा। आगे बढ़ते तो अनुच्छेद 19 में कोई भी अवसर व्यापार या आजीविका चलाने के आप स्वतंत्र हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं मित्रों। अब हम आते हैं मित्रों मौलिक, हमारे कर्तव्य कितने हैं तो मैं बता दूं मौलिक कितने कर्तव्य हैं। हमारे मौलिक पहले 10 थे मित्रों, 10 थे, अभी एक और बढ़ गया है, पहले 10 ही थे। 395 जो है पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 हो गई हैं। और पहले जो है अभी 395 अनुसूचित वो हो गया, अनुच्छेद हो गए हैं। और पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 हो गए हैं, ठीक है। पहले जो है अब 22 भाषाएं भी हो गई हैं, इनको भी मिल गया है। और अनुच्छेद 19 के अनुसार 21 के अनुसार जो है बच्चे 14 साल से लेके मतलब 5 साल से लेके 14 साल तक बच्चों को एकदम फ्री शिक्षा हो गया है। अब बच्चों को फ्री शिक्षा मिलता है, तो एक कानून पास हो गया है।
उन्हें 2001 या 2 में हो गया। हम पहले के पढ़े मित्रों को याद नहीं है। अब कर्तव्य क्या है, तो पहला कर्तव्य ये है भैया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान सभा का पालन करे, उसके आदर्शों संस्थाओं का राष्ट्रध्वज का जो है सम्मान करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखे और अखंडता रक्षा करने के लिए मतलब आदर्शों की हृदय से रखें और उनका पालन करें। और मतलब देखिए, अब मैं तुम्हें बता दूं, ये सब करना चाहिए। जो हमारे देश को आज़ाद कराए हैं, जो इसके लिए झंडा का प्रयोग तैयार किए, जो भी हमारे देश के किए हैं, उनको हमेशा अपने हृदय में बैठा जाए। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूँ, मोहित शर्मा अगर मेरी बात सुनाएं तो आएँ और दिखाएं भगत सिंह, इनका सबक था। कैमरा इधर घुमा दें तो उच्च आदर्शों के उच्च आदर्श कौन है, तो यही हमारे भगत सिंह, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ यही सब हैं हमारे। अब कैमरा इधर कर दें आप, जैसे था तो ये मेरे आदर्श हैं। इन्होंने देश के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति, यही तो मित्रों निष्काम कर्मयोग है। यही निष्काम कर्मयोग है जिसकी गीता में बात करते हैं कृष्ण। किसी की चाह न रखने वाले महापुरुष, ये महापुरुष है मित्रों, जो सत्य, अहिंसा और निष्काम कर्मयोगी के स्तंभ हैं। तो और तीसरा क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने, उसे अछूट रखें। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करनी चाहिए। अगर अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो देना चाहिए, चाहे जैसे भी देश का कल्याण हो। मित्रों, आप बहुत बड़े वक्ता हैं तो अच्छी बातें जनता को बताइए, यहाँ के युवाओं को बताइए, समझाइए कि देश हमारा कैसे आज़ाद हुआ है, कितने हमने संघर्ष किए हैं, तब जाके हमको आज़ादी मिली है। और यहाँ बल्कि मैं पंचायत सॉरी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी ब्रिटिश सरकार क्या होता है, आते से मुझे मारते, मेरी दुकान तोड़ते और यहाँ हथकड़ी पहनाते और मुझे कारावास में डाल देते। और पांचवा क्या है, भारत की सभी लोगों में समरसता, समान प्रभुत्व भावना हमारे, ऐसे करके मित्रों जो है। और 11वां बता रहा हूँ, माता पिता रक्षक 6 वर्ष, देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं पहले बोल गया हूँ कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा का प्रदान। ये 46वां संशोधन है और 21वां अनुच्छेद में बता रहा हूँ मित्रों। मैं पहले बोला 21वां अनुच्छेद और 6वां संशोधन में प्रारूप तैयार किए गए। माता पिता को संरक्षक रहेंगे परंतु उनको शिक्षा देना है, उनको कोई भी काम नहीं कराना है, कोई भी उनको श्रम वाला काम नहीं करना, उनको एकदम फ्री छोड़ दीजिए ताकि उनका मानसिक और सर्वांगीण विकास हो सके। मित्रों, ये सब तो बातें मैं बोल दिया किताब से, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है मित्रों। ज़रूरी इसलिए है कि देश तो आज़ाद हो गया, देश में आज़ादी आ गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है देश के राष्ट्रपति बन गए। मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे महापुरुष हमारे देश में, चाहे वो नेहरू हों चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि कैसे महापुरुष हैं जिनके उसमें ये बोल रहा हूँ। अगर ये ना होते हैं तो शायद मैं बोल नहीं पाता, शायद मैं पढ़ नहीं पाता, जितनी डिग्रियाँ मेरे पास हैं मैं शिक्षा भी नहीं ले पाता। तो कैसे महापुरुष हैं, उनका मैं नाम लिए वीडियो बंद नहीं कर सकता। मित्रों, उनका नाम है जो ये कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है ना जिसे पीकर कोई दहाड़ मार सकता। मैं मित्रों मैं दहाड़ता हूँ, कोई भी मेरे सामने आ जाए जो अपने आप को समझता है कि बहुत बड़ा विद्वान है, देश के लिए, मतलब देश के जो सिस्टम है, जो छुआछूत है या जो कानूनी अधिकार है, मुझसे आके बहस कर ले। मैं बता दे रहा हूँ, चाहे आध्यात्मिक चिंतन हो, कुछ ही भी जो अपने को बनता हो, मैं कहता हूँ क्या कि मुझसे कर ले, चर्चा कर ले। तो भीमराव अम्बेडकर, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो बोलते कि दहाड़ता है वही। मैं बीएड किया हूँ मित्रों, मैं बीएड कर रहा था तो कहीं भी डिफिनेशन पढ़ा नहीं गए। बड़े महापुरुषों के डिफिनेशन, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आत्म मतलब
शिक्षा वो है जो अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति कर दे, वही शिक्षा है। मतलब ये क्या नाम इनका है, अभी नाम है, विवेकानंद जी। ऐसे जैसे शंकराचार्य हैं तो कहते हैं आत्म साक्षात्कार शिक्षा है। जैसे गांधी जी तो कहते हैं कि जैसे भोजन, जैसे शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क को बलवान बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से डिफिनेशन है, मैंने सबके डिफिनेशन पढ़े हैं। मनुष्य की पूर्ण अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, मतलब अपनी बातों को अभिव्यक्त करके ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और मित्रों मैं कहता हूँ कि शिक्षा क्या है, मैं बता रहा हूँ शिक्षा क्या है। संपूर्ण विकास की जननी शिक्षा है मित्रों, मेरे अनुसार, शिक्षा शास्त्री लालबत शर्मा के अनुसार संपूर्ण विकास की जननी शिक्षा है मित्रों। शिक्षा से ही सब कुछ होता है। तो मैं जब बीएड में क्लास कर रहा था तो सारे बच्चों से पूछा जा रहा था कि शिक्षा क्या है। सबने शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, तब कौन अरस्तु के अनुसार, तो प्लेटो के अनुसार। और जब मुझसे पूछा गया, मैं शोर कर रहा था, जब मुझसे पूछा तो मैं कहा कि संपूर्ण विकास की जननी शिक्षा है। और जानते हैं, और मैं अपना नाम लिख दिया कि शिक्षा शास्त्री लालबत शर्मा आचार्य। तो कह रहे हैं सर ये कौन है भैया शिक्षा शास्त्री? ये मेरा नाम है, मैं हूँ। तो मित्रों भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है 14 नवंबर 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का जो नाम है मित्रों रामजी राव था और माता का नाम भीमाबाई था। इनके पिताजी मिलिट्री में सूबेदार की नौकरी करते, बहुत बड़ा पद होता है मित्रों, सूबेदार भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन उसमें ब्रिटिश सरकार थी तो उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। तो जब भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान है, क्योंकि इनके गरीबी थी, बच्चे बहुत से इनके पिताजी के एक्सपायर हो गए। जब ये भीमराव के जब 5 साल के होते हैं तो अपने पिताजी कहते हैं कि पिताजी मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तो जानते थे कि ये महाजाति के थे, अछूत जिसको कहा था, जैसे छुआछूत वाले। तो इनके पिताजी कहे कैसे पढ़ेगा गांव में, तो उनके पिताजी वहाँ से चले गए सतारा, मुंबई आ गए। और मुंबई में की स्टोर में आए, छोटी सी बाबू के पद पर इनकी नौकरी लग गई। 50 रुपये महीने की जो पिताजी को उन्होंने किया, और बच्चों को पढ़ाना क्या। इनका भीमराव अम्बेडकर को बहुत विद्यालय में ले गए, लेकिन कोई इनका एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि अछूत जाति से थे। तो किसी विद्यालय ने इनका नाम लिख लिया, और ये शर्त पे कि बच्चा जो है बाहर, क्लास के बाहर ही बैठेगा। जहाँ लड़के चप्पल जूता उतारते हैं वही जो है ये भीमराव अम्बेडकर वहीं बैठेगा। तो बैठते थे, बहुत कष्ट सहे वो, पढ़ते थे, उनको पढ़ने से मतलब था। वो जिज्ञासु थे, वो जानना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, समाज को, देश की राजनीति पढ़ना चाहते थे, कि धार्मिक चीज़ें पढ़ना चाहते थे, ये छुआछूत कैसे होता है। पढ़ाई करते करते वो कक्षा 5 पास करते हैं, फिर 10 पढ़ने के लिए पिताजी के पास पैसा नहीं रहता है, फिर भी व्यवस्था को पढ़ाते हैं। फिर बाद में उनको ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन करते हैं तो बाद में उस पैसे की समस्या आती है। तो बड़ौदा के राजकुमार थे जो शाह जी, उनको उन्होंने जो पैसा दिया कि भाई गरीब का बच्चा है, फर्स्ट से हमारे साथ पास होता है तो उसको पढ़ना चाहिए। वो हेल्प करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और वहीं जो है बड़ौदा में ही बड़े पोस्ट पे जो है, मिलिट्री पे ही बड़े पोस्ट पे रहते हैं। इनका एक सम्मान नहीं होता मित्रों। मैं बता दे रहा हूँ मित्रों, मैं इस वीडियो बनाने से पहले मैं इनके वीडियो में केवल 10 मिनट मैं वीडियो देखा हूँ बस, और मुझे याद हो गया। मैं इनके बारे में बहुत विशेष नहीं जानता हूँ अब, लेकिन अभी मैं थोड़ा वीडियो देखा हूँ तो समझ रहा हूँ। तो समझिए कि भीमराव अम्बेडकर जो शाह जी थे तो उन्हें क्या, वो नौकरी करने लगे। तो वहाँ के जो चपरासी होते थे ना, इनको फाइल फेंक देते थे कि अछूत जाति का है, पानी भी नहीं देते थे इनको, इनकी बात भी नहीं सुनते थे। तो उनको हमेशा, हर किसी को होता है मित्रों, मैं दुकान चलाता हूँ ना, मेरे दुकान बहुत आते हैं, तो जानते हैं कि वीडियो बनाते हैं, अर्थात गीता बनाते हैं, पर बाहर हम सब वो करते हैं, ईगो उनके अंदर रहता है। हाँ चलिए बहुत बड़े वो हैं, कोई पचा नहीं पा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं,
पच नहीं रहा था हमसे। मुझसे से कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने मुझसे कोई इससे ना कोई हमसे प्रेम है कि कैसे गीता। अरे भाई अध्ययन करेंगे तब ना, ध्यान करेंगे तब ना, साधना तब ना बोलेंगे आप। और गीता संपूर्ण मानव समाज के मित्रों, सबके लिए गीता, मैं बता रहा हूँ, गीता सबके लिए है। गीता में कहीं नहीं लिखा कि कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय तो गीता का अध्ययन नहीं कर सकता, परमात्मा मार्ग नहीं कर सकता। वो पूरा लिखा है सही मनुष्य प्राणी के कल्याण के लिए गीता, किसी काल किसी समय के लिए नहीं है, हर वक्त है, निरंतर है, सनातन है वो, ऐसा है गीता। तो भीमराव अम्बेडकर जो है पढ़ाई के लिए जाते हैं, वहाँ से नौकरी छोड़ते हैं और कहते हैं हम पढ़ेंगे। तब उनको पढ़ने के लिए बड़े वहाँ के जो शाह जी हैं, शाह जी, उन्होंने सब चंदा अंदर सब व्यवस्था किया और वो गए कोलंबिया पढ़ने लगे। वहाँ से उन्हें बहुत डिग्रियाँ मित्रों उनके पास एक ऐसी डिग्री है कि अभी तक कोई भारतीय उसको प्राप्त नहीं कर पाया। मित्रों क्या है ना डिग्री नाम? DSc मित्रों। तो जो है उनके पास ऐसी डिग्री है कि उसमें उन्होंने PhD किया है और वो डिग्री DSc की डिग्री आज तक किसी भारतीय उसको ग्रहण नहीं कर पाया, बता रहा हूँ। और कोलंबिया इंस्टीट्यूट ने उनको बहुत बड़ा सम्मान भी दिया है जो आज तक कोई भारतीय प्राप्त भी नहीं कर पाया। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने पढ़ा लिखा सब कुछ किया और आए और मानव समाज के लिए उन्होंने नौकरियाँ नहीं की और मानव समाज के लिए जो है वो मानव समाज के लग गए। देखो यहाँ देखते हो कितना शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है। तालाब का पानी मित्रों पीने का अधिकार नहीं था। मैं बता दे रहा हूँ मित्रों 1800, अब मैं बात आ गई तो भला वीडियो 1 घंटा का हो जाए, लेकिन जानकारी मैं आपको दूंगा मित्रों। मैं बता दूंगा मित्रों कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से हमको कब अधिकार मिले, मैं सब बता रहा हूँ आपको। चलिए अब बड़ा बढ़िया चीज़, मेरा भांजा है ना तैयारी करता है सिविल की, वो बता कि आज वीडियो मामा जी बनाए तो अच्छा बनाते हैं। मैं बता रहा हूँ मित्रों कौन कौन से कानून पास किए हैं, बता रहा हूँ सुनिए। तो इन्होंने समाज के पानी पीने का अधिकार नहीं था मंदिर में, हालांकि आज भी वैसे। तो पानी पीने के जो तालाब होता था गांव में बढ़िया स्वच्छ उसमें पानी नहीं, शुद्धों को नहीं पिया था। शुद्ध का मतलब मैं तो बता रहा हूँ, भला गीता कुछ भी कहे, वेद कुछ भी कहे, मैं भी अध्ययन किया हूँ, गीता वेद कुछ भी कहे, शुद्धों का अधिकार नहीं थे। शुद्ध का मतलब समझते हैं? शुद्ध का मतलब कोई देश मत समझिए आप, मैं भी जिस जाति का मैं भी शुद्ध हूँ, ये कोई यादव वो भी शुद्ध ही है, बता दे रहा हूँ। इनको तक अधिकार नहीं था पानी पीने का। लेकिन आप कहेंगे कृष्ण क्या थे, कृष्ण कैसे पानी पीते थे? तो छोड़िए कृष्ण की बात, मैं कह रहा हूं किसी को अधिकार नहीं थे। क्या आप मंदिर में जाके, लेकिन ये सब अधिकार कौन दिलाया? भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। उस तालाब में वो गए, पानी पिए अपने समर्थकों के साथ और वहां लाठी डंडी हुई, मारा गया इन लोगों को, लेकिन फिर भी भीमराव अम्बेडकर पीछे नहीं हटे और सब कार्य करते रहे। मंदिर का ताला खुलवा दिए, दर्शन करो। फिर बाद में उनको समझ छोड़ा, सब लड़ाई फैसला क्या मतलब है, हमको दर्शन करना ही नहीं है। तभी तो जाके बाद में वो कहते हैं भीमराव अम्बेडकर कि मुझे ना पढ़े लिखे लोगों ने ठगा है, भारत के पढ़े लिखे उनको ठग दिया है, वो कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि मेरे साथ छल किया गया है और पढ़े लिखे लोगों ने मेरे साथ छल किया है। तो किसको कहते थे? मैं तो यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर थोड़ा बहुत अध्ययन करते तो जानते होंगे कि कौन कौन क्या क्या किए हैं, कि पूर्ण एक्ट के समय क्या क्या हुआ था, कैसे निर्वाचन मंडल का विरोध किया गया, कैसे आंदोलन किया गया, सब बिछुआ देतों को पीछे करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ऐसे जो है लड़ाइयाँ लड़ते गए, टीम बनती गई, लोगों ने उनको कहा कि भाई ठीक है, 296 लोगों में से कहा कि ऐसा है कि आप ना ये संविधान का पूरा प्रारूप तैयार कर दीजिए। कहें ठीक है, उनको दिया गया। मित्रों उनके साथ भी बहुत छुआछूत हुआ। संविधान लेके आते थे ना तो उससे सब पानी छींटते थे, बता रहे हैं, सच में बोल रहा हूँ। संविधान लेके जाते थे ना तब भी उससे पानी छींट के छूते थे सब। मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन कौन था वो, ऐसा उनके सामने नहीं होता था सब। हो सकता है इस वीडियो में कोई आपत्ति आ सके, बता दे रहा हूँ, ये सत्य बात। उनसे छुआछूत होता था। भीमराव अम्बेडकर से इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे और उतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मैं बताता हूँ सुनिए। अब 1813 में ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, इसके शुद्धों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने का अधिकार ये मैं बहुत पुराना लिखा हूँ।
1813 तक कोई शूद्र नहीं, जैसे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, कोई यादव नहीं पढ़ सकता है, कोई कुर्मी नहीं पढ़ सकता, कोई पटेल नहीं पढ़ सकता है। बस काम करो, सेवा करो। और बता दूँ 1800 शुद्धों को अछूतों को पढ़ने के पुत्र में ये सब बहुत पुरानी तरह सब कौन झगड़ा हो जाएगा अभी वीडियो पे मेरे। और 1835 क्या से पता है, जो छोटी मतलब 1935 में ना जो शुद्ध होते थे, मतलब वो भी ST OBC को ना समानों के सामने कुर्सी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ, बता दे रहा हूँ 1935 में ब्रिटिश सरकार ने दिया है। मैं बता दे रहा हूँ कि कोई अगर तुम बाबू बन गए हो ना, तो कोई समान बैठा है, अगर सामान्य जाति का है, अगर वो कुर्सी बैठा है और अधिकारी है, तुम बाबू हो ना, तो तुमको कुर्सी पर बैठने का अधिकारी ना खड़े रहे। तो सिस्टम चेंज हुआ। अगर ब्रिटिश को आप दोस्त, ब्रिटिश को मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ शुद्धों को उन्होंने अधिकार दिए हैं। जैसे हत्या करने पे अगर कोई कुछ कुर्दी का है, किसी की बलात्कार या हत्या कर देता है तो उसको सजा नहीं होती थी, लेकिन क्या है ये सब नहीं चलेगा, सबके समान अधिकार होगा। ब्रिटिश ने क्या कहना, सब, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, जिस ब्राह्मण को जो है बलात्कार करता है उसके बाद जो है उसकी ब्रिटिश सरकार का नहीं, कानून सबके लिए होगा, कोई मनुस्मृति यहाँ नहीं चलेगी, ये संविधान चलेगा ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया। तो उसको जो है सबको एक समान अधिकार, चाहे कोई भी हो, चाहे छोट जाति का हो चाहे बड़ जाति का, सबको ऐसा ही होना चाहिए। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने उच्च शिक्षा तक अंग्रेजी की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दिया। मित्र मैकाले में बहुत दुष्ट था, बता दे रहा हूँ, हमारा सिस्टम खराब कर दिया हमारे शिक्षा पद्धति का, बता दे रहे हैं। ये जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं ना, ये सब पता है कॉन्वेंट क्या होता है, सबसे रद्दी होता है। और यहाँ इंडिया के लोग क्या करते हैं, कॉन्वेंट के बच्चों पर पढ़ाते हैं। और विदेशों में पता क्या कॉन्वेंट का मतलब, जिसमें आवारा बच्चे होते हैं, जिसके माता पिता पता नहीं ना, वही सब पढ़ते हैं कॉन्वेंट उसको। और यहाँ कॉन्वेंट क्या है भारत में, बड़ी बढ़िया है, इससे पद्धति यही चालू किया लॉर्ड मैकाले। बहुत मित्रों मैं लिखा हूँ, ये सब बात करूँगा तो बहुत गड़बड़ा जाएगा वीडियो हमारा, है होएगा झड़ाई। तो भीमराव अम्बेडकर जो है, जो भीमराव अम्बेडकर हैं, तो वो विदेश से जाते हैं, पढ़ के सिस्टम अपना तैयार करते हैं, सारी चीज़ें बनती हैं, एक एक विचार पे, एक एक कानून पे, एक एक चीज़ पे 2-2 दिन चर्चा हुई मित्रों। ऐसा ही नहीं लग गया है 2 साल 11 तब 2 साल 6 महीना 11 दिन, 2 साल 6 महीना 11 दिन का पूरा समय लगा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप नहीं जानते होंगे बिट्टू, तुम भी नहीं जानते होगे, जो संविधान लिखा गया ना, उसका उनका सहयोग कौन करता था पता है आपको? मैं बता दे रहा हूँ, कहीं लिखा भी नहीं मिलेगा, न किसी किताब में लिखा मिलेगा आपको। जो उनका लिखता था वो तो बताते थे ना, लिखते थे भी, बताते भी थे भीमराव अम्बेडकर, लेकिन इसको लिखता कौन था? उनका नाम था रत्नप्पा भट्टनप्पा कोहार, और बहुत विद्वान आदमी थे, वो पढ़े लिखे थे और उनके साथ रहते थे। और एक और संत का मैं नाम लेना चाहता हूँ जो उनके साथ सहयोग में रहते थे, उनका नाम बिट्टू, वहाँ किताब लाओ तो देखो, किताब है क्या, छोटा सा है, हाँ नहीं वो नहीं, कबीर दास का किताब होगा, गरीब दास मित्रों, गरीब दास हुआ करते थे, वो संत थे। और वो भीमराव अम्बेडकर पेरियार के साथ जो है अछूतों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़े, वो बहुत बड़े संत थे, वो भी थे उनके साथ, भीमराव अम्बेडकर के साथ। बता रहा हूँ, किताब मुझे मिल नहीं रहा, मैंने रखा है। सत्यार्थ शब्द संग्रह, इनका नाम है संत ज्ञानदास जी महाराज, सॉरी ज्ञानदास जी महाराज हैं। और इनका जन्म जो है संवत में होता है 1940 में, कुआर पूर्णिमा को हुआ था। ये जो है ये भी भीमराव अम्बेडकर के साथ थे और अछूतों के लिए खड़े थे, उनके सहयोग के लिए खड़े थे। बहुत कम उम्र में ही 49 में इनकी मृत्यु जाती है। ये संत थे। तो मैं यही तो कहता हूँ कि संत तो वही होता है जो समाज कल्याण कीजिए। अगर स्वयं के लिए समाज अपने जी रहा है, आत्म का अनाथ के लिए जी रहा है, तो भी पाप ही खा रहा है वो।
अगर वो जाने कि मैं आत्मा को जान गया हूँ तभी उसको समाज कल्याण काम करना चाहिए। वही परम सिद्धि है मित्रों। जिससे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, महात्मा गांधी भी को उनको भी मान लीजिए आप। जो समाज के जीता है वही तो महापुरुष होता है। सरदार भाई वल्लभ पटेल, विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत महापुरुष हैं। तो भीमराव अम्बेडकर मित्रों, सब सिस्टम बनता है, सब चीज़ तैयार रहती हैं और निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं। नेहरू जी, अरे गांधी जी नाराज होते आते हैं, आमरण अनशन करते हैं कि नहीं ऐसा मत करिए आप, इस तरह से देश बढ़ जाएगा। मुस्लिम अलग देश मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको निर्वाचन मंडल अलग चाहिए। तो कहेंगे गांधी जी कहते हैं कि अरे ऐसा मत करिए, आप देश को बचा लीजिए, हिंदू राष्ट्र को बचा लीजिए। तो यही तो कहते हैं वो कि मुझे छला गया है। बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे वो भीमराव अम्बेडकर, मैं बता रहा हूँ। आज आरक्षण का लाभ मिल रहा है ना, नौकरियाँ पा रहे हैं ना। लोग कहते हैं कि का दिलन भीमराव अम्बेडकर, तो मैं बता दूँ क्या शिक्षा दिए वो ST OBC को। आज नौकरियाँ कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनके बच्चे विकास कर रहे हैं, IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं। लेक्चर बता दिया 1947 से पहले कौन सा, 1947 छोड़ दीजिए आप, थोड़ा और पहले जाइए। 1900 से पहले कौन सा ST OBC वाले नौकरी करते थे? बड़े बड़े अधिकारी क्या हैं? उसमें ब्रिटिश सरकार थी? नहीं थी। अधिकारी नहीं तो पढ़ते, पढ़े नहीं तो कहाँ पढ़ेंगे? ठीक ना, कुछ नहीं पढ़ेंगे वो। तो भीमराव अम्बेडकर मैं बता रहा हूँ मित्रों, वो मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे, अछूतों के मसीहा थे, OBC के मसीहा थे। भला OBC जितने कुछ ऐसे लोग हैं मित्रों ने उनको नहीं मानते हैं। मैं तो कहता हूँ आज उनकी पूजा करो, भीमराव अम्बेडकर की पूजा करो, कर्पूरी ठाकुर की पूजा करो, चंद्रशेखर आजाद की पूजा करो, पेरियार की पूजा करो। ये महापुरुष हैं हमारे, सब लड़ने वाले हैं। मित्रों बहुत हो गया, अब मैं यहीं आप वीडियो बंद, बहुत बड़ा वीडियो आएगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका कल्याण हो और देश का भी कल्याण हो और भारत माता की जय। ये झंडा का जो प्रारूप है, इसको झंडा का जो बनाया गया सिस्टम, उनका नाम